नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सेट भर्ती परीक्षा 2013 के चेन को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो पेपर नंबर थर्ड जो है, क्वेश्चन पेपर थर्ड है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए यह पेपर जो है बड़ा ही रोचक रहेगा और आपको बड़ा एंजॉय करने को मिलेगा इस पेपर में अंदर। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर है, इस यौगिक का IUPAC नामकरण करिए। तो देखिए दोस्तों, हम जब भी नामकरण करेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर हमें जो है ज्यामितीय समावेयता को भी देखना होगा और ज्यामितीय समावेयता स्टीरियो आइसोमर्स भी देखने पड़ेंगे हमें। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर दोनों ही है, इसके अंदर प्रकाशिक समावेय भी है और दूसरा हमारा ज्यामितीय समावेय। तो पहले में हमारे को सबसे पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां मुख्य क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ देखिए मुख्य क्रियात्मक समूह जो है आपके पास में OH ग्रुप है, तो नंबरिंग इस कार्बन से करेंगे अपन। इससे 1, ये 1 हो गया, ये 2, ये वाला 2 कार्बन, ये 3, ये 4 और ये 5 वाला कार्बन हो गया। तो सबसे पहले हम इसका जो दूसरे नंबर का जो कार्बन है वो आपका किरैल है, क्योंकि चारों समूह इससे अलग अलग जुड़े हुए हैं। तो OH ग्रुप को फर्स्ट नंबर मिलेगा इसके अंदर। OH ग्रुप जो है हमेशा फर्स्ट नंबर मिलेगा। दूसरा नंबर इस वाले कार्बन को मिलेगा, तीसरा नंबर CH3 को मिलेगा और चौथा नंबर जो है इसको मिलेगा। तो अब यदि हम जाते हैं तो ये घड़ी की दिशा की तरफ चल रहा है, तो इसका R हो गया। और क्योंकि चौथा ग्रुप इसके अंदर दृष्टा से दूर है, फार फ्रॉम व्यूअर्स है, तो इसको हमेशा जो है 4 नंबर ही इसको हमें मिला है, इसलिए हमको जो है जो विन्यास प्राप्त होगा वो ही ओरिजिनल विन्यास प्राप्त होगा। तो 2 नंबर का जो है वो कंपाउंड जो है कार्बन है, उसका विन्यास जो है R है। अब इसमें देखिए, यदि हम कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4 की बात करें तो कार्बन नंबर 3 और 4 में दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। इसका मतलब है दोनों हाइड्रोजनों का है, तो ये कौन सा हो जाएगा? E हो जाएगा। यदि दोनों हाइड्रोजन होते तो Z होता। तो 3 नंबर पे हम Z कर देंगे, तो 2R 3 ही और 3 पेंटीन 2 ऑल जो है इसका नामकरण हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप इसको कर सकते हो। समझा में आ गया होगा आपको अच्छे से ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसी में है नीचे पे, उपयुक्त अणु में से कौन सा पदनाम उचित नहीं है? तो देखिए, ये कार्बन एक ऐसा कार्बन है जिस कार्बन पर जुड़े हुए चारों समूह जो है अलग अलग है, Cl, H, इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। तो इसका मतलब है ये कार्बन एसिमेट्री है। इसका मतलब है ये कार्बन किरैल है, और जो किरैल होता है वो स्टीरियो पैदा करता है, इसलिए वो स्टीरियोजेनिक है। लेकिन ये कार्बन जो है प्रोकिरैल नहीं है। प्रोकिरैल होता क्या है? प्रोकिरैल ऐसा होता है कि जब हम किसी अकायरल कार्बन को एक सिंगल स्टेप के थ्रू हम उसको किरैल में बदल देते हैं तो वो कार्बन जो होता है वो प्रोकिरैल मिलता है। जनरली मान लो कोई कार्बन एक्राइल है, उसमें 2 हाइड्रोजन समूह लिखा है और एक हाइड्रोजन समूह को हम किसी दूसरे समूह के द्वारा एक ही स्टेप में अलग कर देते हैं, तो जो है हमारे पास में जो मिलता है वो क्या मिलता है? प्रो। तो वो कार्बन क्या कहलाएगा? प्रोकिरैल। मतलब एक स्टेप में यदि कोई अकिरैल कार्बन किरैल में कन्वर्ट हो जाता है तो उस कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोकिरैल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि इसमें आपको क्विनोसिलिन अणु की पहचान करनी है। तो ये एक विषम चक्रीय यौगिक है क्विनोसिलिन, जो हमारे BSc पार्ट 3rd ईयर में नहीं हुआ करता था। आप लोगों को इसकी संरचना जो है याद करनी पड़ेगी। तो इसका जो संरचना होगी वो आपकी 4 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अब है इंसुलिन अणु में कुल डाइसल्फाइड बंध की संख्या कितनी होती है? देखो, जो इंसुलिन होता है उसके अंदर 2 पेप्टाइड चेन होती है, एक पेप्टाइड चेन A और दूसरी पेप्टाइड चेन B होती है। तो टोटल जो इसके अंदर डाइसल्फाइड बंधों की संख्या होती है, यदि आपसे पेप्टाइड चेन की संख्या पूछे वो परीक्षा में तो आप आंसर दोगे कि 2 होती है, और यदि उसने डाइसल्फाइड बंधों की संख्या पूछी है तो आप आंसर नंबर दोगे 3, क्योंकि डाइसल्फाइड बंधों की संख्या जो है इसके अंदर कितनी होगी? 3 होगी। अगली एक रिएक्शन दी हुई है, आपको बताना ही किसी है। देखो, इसके अंदर जो है प्राइमरी अमीनो और हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और आगे जाकर नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करके डाइएजोटाइजेशन हो जाएगा नाइट्रस अम्ल से,
और हमारे पास में जो है डाइएजोनियम साल्ट बनेगा। लेकिन तुम्हें पता है कि एलिफेटिक डाइएजोनियम जो है अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल होने की वजह से इस रीअरेंजमेंट होके चेन एक्सटेंशन हो जाएगा, मतलब रिंग एक्सटेंशन हुआ है यहाँ पे। और ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोमलेट हाउसलर रीअरेंजमेंट का। तो सोमलेट हाउसलर रीअरेंजमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 नंबर का ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। आपको डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दी हुई है। इसमें हमको ग्लूकोज के अंदर आपको पता है कि जो एक कार्बन जो होता है वो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, और 4 कार्बन जो होते हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, और एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और इसके अंदर 4 किरैल कार्बन पाए जाते हैं। उन चारों किरैल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो हमें इसके अंदर मालूम करना है। तो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन तो आपको काहन इन लोग प्रीलोग रूल से निकालना होगा, लेकिन आप लोग इसको ट्रिक से हमेशा याद रखो। RS/RR ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल है उनके सभी का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है RS/RR होता है। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 7 नंबर नीचे है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अमीनो अम्ल को में गुआनिडीन समूह पाया जाता है? किस अमीनो अम्ल में गुआनिडीन समूह पाया जाता है? तो आर्जिनिन जो होता है, आर्जिनिन के अंदर जो होता है गुआनिडिनो समूह आर्जिनिन अमीनो अम्ल में पाया जाता है। आपको मैं बता दूं, आर्जिनिन जो होता है वो हमारा नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आइडेंटिफाई द आइसोमर, गिव द सिंगल पीक एट 3.7 इन 1H एंड NMR। देखिए मित्रों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को मैं आपको बताता हूं कि यदि सभी प्रोटॉन्स का सेम केमिकल इन्वायरमेंट है, दे आर केमिकल इक्विलिब्रियम, तो वो एक ही पीक देंगे। और यदि उनका इन्वायरमेंट अलग अलग है तो वो अलग अलग पीक देंगे। तो पहले एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो यहाँ पे जो प्रोटॉन दिख रहे हैं उनके इन्वायरमेंट अलग अलग है, तो इनके तो एक से अधिक पीक होंगी, सभी की एक पीक नहीं हो सकती। दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी जो है CH3 का इन्वायरमेंट अलग है, CHCl का इन्वायरमेंट अलग है, तो ये भी अलग एक से अधिक पीक देगा। लेकिन जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है उसमें कार्बन पर सभी पे क्लोरोमिथाइल जुड़ा हुआ है CH2Cl, और तीनों जो CH2Cl में हाइड्रोजन है उनका सबका केमिकल इन्वायरमेंट जो है एक ही होने की वजह से ये केवल एक पीक देगा। तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3rd नंबर का ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से प्रश्न आया है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के अंदर 3 प्रकार की रिएक्शन होती है। आपको पता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है, एक एडिशन सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होती है, और एक जो होती है हमारी एडिशन रिएक्शंस होती है। तो हमारी जो सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होती है उसमें सिग्मा बंध का रीअरेंजमेंट होता है। तो इसके अंदर देखें हम कौन सा रीअरेंजमेंट हुआ है। इसके अंदर इस प्रकार से रीअरेंजमेंट होता है कि ये हाइड्रोजन ने बॉन्ड यहाँ बनाया, ये पाई बॉन्ड यहाँ टूटा और ये यहाँ टूटा। तो मतलब यदि हम बात करें तो इस कार्बन से लेकर इस कार्बन तक, इस कार्बन को 1 नंबर मान लें हम। देखिए इस कार्बन को 1 नंबर मान लेते हैं, तो 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो इसमें अंदर 1,5 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट जो है हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारे पास में वो 1,5 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन जो है फोटोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। देखिए सेट के एग्जाम में सभी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं जो MSc लेवल में हमने पढ़े थे। इसके अंदर ये पूछा गया है इसमें किस प्रकार का रीअरेंजमेंट हुआ है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों पाई बॉन्ड में होमोलाइटिक, क्योंकि फोटोकेमिस्ट्री में जो भी रीअरेंजमेंट होता है वो सभी के सभी जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, सनलाइट में होते हैं। और सनलाइट में जब भी कोई क्लीवेज होगा तो वो हमेशा होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। तो दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे तो ये जो बॉन्ड है ऊपर वाला इस प्रकार से बन जाएगा, ये बॉन्ड इस प्रकार से बन जाएगा, और जो फिनाइल ग्रुप जो लगे हैं वो आके ऊपर वाले फ्री रेडिकल से जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा, मैं आपको इसमें पूरा समझा नहीं सकता, लेकिन अभी आपको इतना ही समझाऊंगा। फिर कभी यदि हम फोटोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे कभी, तो उसके अंदर हम आपको ये चीज़ें समझाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, कौन सा अमीनो रक्षी ग्रुप में नहीं है? तो देखो टर्सरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनाइल ग्रुप
BOC ये हमारे रक्षी ग्रुप में, अमीनो समूह के रक्षी ग्रुप में आता है। कार्ब बेंजोलॉक्सी CBZ ग्रुप जो होता है वो हमारे रक्षी ग्रुप में आता है। ट्राइफ्लोरोएसिटिल TFA जो होता है वो हमारे रक्षी ग्रुप में आता है। लेकिन टेट्राहाइड्रोपाइरोन जो होता है THP जो है वो रक्षी ग्रुप में नहीं आता। इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 नंबर का ऑप्शन जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसके अंदर आपके पास में पोटेशियम पिरोल एक है, इसकी रिएक्शन हमने क्लोरोफॉर्म और किसी बेस इथॉक्साइड की प्रेजेंस में करा। आपको पता है क्लोरोफॉर्म जो है किसी भी बेस के साथ में एक इंटरमीडिएट बनाता है जिसको ट्राइक्लोरोकार्बीन कहते हैं। और ये ट्राइक्लोरोकार्बीन जो है दोनों पाई इलेक्ट्रॉन जो पिरोल के उनके दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने लेगा और हमारे पास में जो है एक रिंग बन जाएगी। वो रिंग अनस्टेबल होती है तो कुल मिला के जो है रिंग का एक्सटेंशन हो जाएगा और हमारे पास में 1 2 3 क्लोरोपिरिडीन जो है फॉर्मेट बन जाएगा। तो रिंग एक्सटेंशन होता है, ये ध्यान रखना हमेशा कि जब भी क्लोरोफॉर्म एथॉक्साइड के साथ में होता है, बेस के साथ में होता है, वो तो डाइक्लोरोकार्बीन बनाता है। और डाइक्लोरोकार्बीन जब कार्बन 2 कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो उसके अंदर में रिंग का एक्सटेंशन होता है। ये हमने पिरोल के अंदर रिएक्शंस पढ़ी है। अब मैं आपको जो है एक सिंपल सा क्वेश्चन आया है कि इसके अंदर एल्काइन दी हुई है और इस एल्काइन में उस कैटलिस्ट का बताना है जिससे आपको सिस एल्कीन मिल जाए। तो आप लोगों को पढ़ा कि 11th क्लास में अपन पढ़ते भी हैं जनरली कि जब हम लिंडलार कैटलिस्ट लेते हैं तो हमारे पास में जो है सिस एल्कीन मिलती है, जबकि लिक्विड अमोनिया और सोडियम हम जब लेते हैं तो हमारे पास में ट्रांस एल्कीन बनती है। तो यहाँ सिस एल्कीन प्रोडक्ट मिला है तो इसका मतलब है लिंडलार कैटलिस्ट लिया है। PDBA4 और कीनोलिन का जो मिश्रण होता है उसको लिंडलार कैटलिस्ट हम उसको कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कौन सी दवा एड्स के उपचार में इस्तेमाल की जाती है? मतलब एड्स के जो इलाज है उसके अंदर जीडोवुडीन एक दवाई आती है जिसका नाम है जीडोवुडीन एक दवाई होती है जो कि एड्स के ट्रीटमेंट के अंदर उपयोग में लाई जाती है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो पिनाकोल रीअरेंजमेंट से आया है। अब देखिए इसके अंदर पिनाकोल में हम क्या करते हैं, जो हमारा जो भी डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल होता है उसके अंदर एसिड डालते हैं और एसिड जो होता है वो एल्कोहलिक समूह से जो है लॉन पेयर करके प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाता है। अब ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल अनस्टेबल होने की वजह से कार्ब कैटायन बन जाता है और कार्ब कैटायन बनने के बाद में जो होता है वो रीअरेंजमेंट होता है। अब यहाँ पे देखो रीअरेंजमेंट के लिए मिथाइल ग्रुप भी है और फिनाइल ग्रुप भी है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि मिथाइल ग्रुप के कंपेयर में फिनाइल ग्रुप का जो ट्रांसफर होता है वो इजी होता है। तो यहाँ फिनाइल ग्रुप का ट्रांसफर जो है एक कार्बन से दूसरे कार्बन की तरफ होगा। तो इसके अंदर प्रोडक्ट जो है आपके पास में ये वाला ऑप्शन जो है प्रोडक्ट बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। किस अभिक्रिया में कार्बन कार्बन बंध नहीं बनता है? तो देखो विटिंग अभिक्रिया में जो होता है क्या होता है, कार्बोनाइल से एल्कीन बनती है। डील-सेल्डर अभिक्रिया जो होती है उसमें भी कार्बन कार्बन बनता है, साइक्लिक रिंग बन जाती है। इनोलेट कंडेंसेशन एक तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन को ही इनोलेट कंडेंसेशन बोलते हैं। बार्टन अभिक्रिया में क्या होता है, एल्कोहल की रिएक्शन जो होती है हम टिल्डेन रिएक्शन से कराते हैं और टिल्डेन रिएक्शन से कराने पर गामा कार्बन के ऊपर जो है CO ग्रुप जुड़ता है। तो इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बनता। तो बार्टन रिएक्शन जो होगी इसका आंसर बार्टन रिएक्शन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है फिर से आपके फोटोकेमिस्ट्री से आया है। फोटोकेमिस्ट्री के अंदर HMU दिखा हुआ है तो इसके अंदर ये ध्यान रखना कि इसमें नॉरिस टाइप फर्स्ट हुआ है। नॉरिस टाइप जो है पैटर्नो-बुची रिएक्शन है या फोटो आइसोमरिज्म है। तो दोस्तों इसके अंदर नॉरिस टाइप सेकंड हुआ है। क्यों हुआ है नॉरिस टाइप? क्योंकि नॉरिस टाइप रिएक्शन जो होती है उसमें अंदर गामा हाइड्रोजन होता है। हालांकि इसके अंदर नॉरिस फर्स्ट नहीं हुआ है क्योंकि नॉरिस फर्स्ट में जो होता है CO ग्रुप को बाहर निकलना चाहिए था। दोनों बॉन्ड दोनों तरफ से CO ग्रुप बिल्कुल फ्री होता और साइक्लिक रिंग बनती। तो इसके अंदर CO ग्रुप ना गए, नॉरिस टाइप सेकंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। पैटर्नो-बुची रिएक्शन ये है नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर आंसर हो जाएगा। अगली रिएक्शन का नाम पूछा है कि ये रिएक्शन कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों ये रिएक्शन ईन रिएक्शन है। क्या होती है ईन रिएक्शन? कि जब कोई एलाइलिक
एलाइलिक कार्बन होता है, वो एलाइलिक रिएक्शन यदि एल्कीन से रिएक्शन करता है हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस के अंदर, जब कोई एलाइड या एलाइलिक कोई भी सब्सटेंस होता है, वो यदि किससे रिएक्शन करता है, वो यदि रिएक्शन करता है किससे, एल्कीन से, तो जो रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर में वो इन रिएक्शन होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अंदर आप लोगों के पास में जो है एक तरीके से दूसरी जो रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शंस का एग्जांपल है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का जो पहला टाइप है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है, दूसरी साइक्लो एडिशन और तीसरी सिग्माट्रोपिक। तो ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। तो इसके अंदर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इधर वाला जो कंपाउंड दिख रहा है रिंग में, तो उसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 और 3 6 तो रिंग के और एक बीच में पाई, और 2 इस जो एल्किन दिख रही है आपको उसमें एक पाई। तो ये 14+2 साइक्लो एडिशन है। अब जब भी बड़े कंपाउंड होते हैं तो उनके अंदर हमेशा सुप्रा जो एडिशन होता है वो नहीं हो पाता है। जो बल्क मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर एंट्रा या एंट्रा सुप्रा जो है होता है। तो जनरली इसके अंदर एंट्रा या एंट्रा सुप्रा, तो इसमें अंदर एंट्रा ऑप्शन तो है नहीं, इसमें एंट्रा सुप्रा ऑप्शन है। तो एंट्रा जो इसका अंदर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा एंट्रा ऑप्शन। तो सॉरी मैं गलत लिख गया, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा एंट्रा सुप्रा ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन अभी जो हमने जो पेपर निकाला था उसके अंदर भी किया था कि डिस्कनेक्ट प्रोडक्ट। तो इसमें देखो जो ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, वो तीनों के तीनों ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। कैसे हैं? ऑर्गेनो। लेकिन ऑप्शन 4 जो है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं है क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो इसका 4 ऑप्शन जो चौथा नंबर का जो ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट प्रोडक्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये वैसा ही क्वेश्चन आया जो अपन ने पहले एनएमआर में पढ़ा था, लेकिन पहले प्रोटोन एनएमआर था, इस बार कार्बन एनएमआर से आया था। तो चाहे वो प्रोटोन एनएमआर हो चाहे वो कार्बन एनएमआर हो, उसमें हमको देखना यही है, केमिकल एनवायरनमेंट देखना है कार्बन का। तो देखो इधर देखिए, यदि हम इसमें कह रहा है कि विच कैन एलिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, इसमें कोई बैरियर जिसमें कार्बन, हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं आपके सामने एक बार। बेंजीन का हैलोजन युक्त परमाणु कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रम में एरोमेटिक कार्बन केवल 2 संकेत देता है। तो देखिए इसके अंदर यदि हम बात करें तो 2 संकेत देने वालों की बात करें तो इसके अंदर ये जो कार्बन दिख रहे हैं आपको, ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन, मतलब इसके अंदर जो चारों कार्बन है उनका एनवायरमेंट एक ही होने की वजह से ये केवल एक ही पीक देगा दूसरे नंबर के ऑप्शन में। यदि हम चौथे नंबर के ऑप्शन की बात करें तो ये और ये दोनों का रासायनिक एनवायरमेंट, केमिकल एनवायरमेंट सेम होने की वजह से एक ही पीक देगा। और यदि हम इसकी बात करें तो तीनों कार्बन का केमिकल एनवायरमेंट सेम होने की वजह से ये एक ही पीक देगा। लेकिन हम यदि फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इन दोनों कार्बन का एनवायरमेंट एक जैसा है और इन दोनों एनवायरमेंट कार्बन का पीक एक जैसा है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन में आपको 2 पीक आपको मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से एरोमेटिकता का सही क्रम कौन सा है? तो देखो एरोमेटिकता जो निर्भर करती है वो अनुनाद ऊर्जा पे निर्भर करती है। यदि हम बात करें किलो जूल में तो थायोफीन की मैंने अनुनाद ऊर्जा जो है 120 बताई थी। पायरोल की जो अनुनाद ऊर्जा रेजोनेंस एनर्जी बताई थी वो आपको मैंने 89 बताई थी। और फ्यूरेन की जो अनुनाद ऊर्जा थी किलो जूल के अंदर मैंने आपको बताई थी 66 किलो जूल बताई थी। तो थर्ड नंबर के ऑप्शन को आप देखें तो थायोफीन, पिरोल और ये ऑप्शन इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। देखो ये बेंजोफिनोन की रिएक्शन जिंक और अल्कोहल की प्रेजेंस में हम कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो जिंक और इसके रिएक्शन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और दोनों CO जो है दोनों OH में बदल जाएंगे। 2 मोल इसके अंदर बेंजोफिनोन के काम आएंगे दोस्तों आपके। और आपके पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ये वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। दोनों CO जो है CO से बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा तो कार्बन पे दोनों पे वैलेंसी कनेक्ट हो जाएगी और दोनों पे
जो है जुड़ जाएंगे और जो एथेनॉल का जो H है वो कहाँ लग जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, और जिंक एसीटेट का फॉर्मेशन हमारे पास में एज ए बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो 33। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। देखो एक रिएक्टेंट है और एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब है ये रिएक्शन है क्या है, स्पेसिफिक रिएक्शन है। यदि इसके अंदर दो प्रोडक्ट बनते हैं तो हम इसको सेलेक्टिव रिएक्शंस बोलते हैं। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो है स्पेसिफिक वाला आंसर आएगा, या तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक है या फिर ये कीमो स्पेसिफिक है। अब स्टीरियो तो इसके अंदर कहीं जनरेट हो नहीं रही है, तो ये कीमो स्पेसिफिक है। अब कीमो स्पेसिफिक को मैं आपको समझा देता हूं। इसके अंदर दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन जो रिएक्टेंट है वो केवल और केवल एल्डिहाइड का रिडक्शन कर रहे हैं, कीटोन का रिडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन हो गई, कीमो स्पेसिफिक रिएक्शन हो गई, क्योंकि इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन हो रहा है रिडक्शन के लिए। तो 20 इसके अंदर जो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में वो आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कौन सा एल्केनॉइड एक स्थानीय निश्चेतक के रूप में कार्य करता है। स्थानीय निश्चेतक यानी बेहोशी के लिए काम आता है एनेस्थीसिया के लिए। तो माइनस कोकेइन जो होता है, माइनस कोकेइन जो होता है वो स्थानीय मतलब लोकल एनेस्थेटिक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो 2 नंबर का ऑप्शन जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह आपके बीच में साइक्लोहेक्सीन लिखा हुआ है और इस साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन एन ब्रोमोसक्सेनामाइड से की गई है। तो एनबीएस आपको पता है हमेशा होमोलाइटिक क्लीवेज को प्रेडिक्ट करता है और होमोलाइटिक क्लीवेज हमेशा एल्केन यानी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे होता है। तो ब्रोमिनेशन एल्कीन पे ना होकर क्या होगा, sp3 मतलब एलाइलिक कार्बन पे, एलाइलिक कार्बन पर ब्रोमिनेशन होगा। तो इसका ऑप्शन जो है आपको सामने 2 नंबर का ऑप्शन होगा एल्कीन वाले कार्बन पे। आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन इसलिए काट दिया क्योंकि एल्कीन वाले कार्बन पर ब्रोमिनेशन हो रहा है। थर्ड वाला ऑप्शन को इसलिए काटा क्योंकि इसके अंदर ब्रोमिनेशन जो हो रहा है वो एल्कीन पे हो रहा है। और फोर्थ वाला ऑप्शन इसलिए काटा मैंने क्योंकि ये एलाइलिक का ब्रोमिनेशन नहीं हो, क्योंकि एलाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा। एलाइलिक फ्री रेडिकल जो है ज़्यादा स्टेबल होता है नॉर्मल फ्री रेडिकल से, इसलिए ये जो है 2 नंबर का ऑप्शन इसमें आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। प्रथम आयनन ऊर्जा का सही चयन कीजिए। फर्स्ट आयोनाइजेशन किसके अंदर सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन जो है वो नाइट्रोजन एटम क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसके बाद में ऑक्सीजन का, फिर उसके बाद में बेरिलियम, बेरिलियम का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से बोरोन से ज्यादा आईपी हो जाता है। तो इसका आंसर 3 नंबर का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि SeF3+ की आकृति तथा केंद्रीय परमाणु की संकरण अवस्था क्या होगी। तो देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं, SeF6 में संकरण sp3 होगा क्योंकि इसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, तो इसकी आकृति ट्राइगोनल पिरामिडल होगी। तो 4 नंबर का ऑप्शन जो है इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इनमें से कौन सा अणु जो है जल अपघटन पर मतलब पानी से रिएक्शन करने पर एथाइन नहीं देगा। तो कैल्शियम कार्बाइड जो है आपके एथाइन दे देगा, जिंक कार्बाइड एथाइन दे देगा, बेरियम कार्बाइड देगा B2C, क्योंकि बेरिलियम का जो व्यवहार होता है वो डायगोनल रिलेशन वो एल्यूमिनियम से होता है, क्योंकि बेरिलियम और लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम इनका क्या होता है, विकर्ण संबंध होता है। और विकर्ण संबंध होने की वजह से ये जो है एथाइन ना के बेरिलियम जो होता है वो क्या देता है, एल्यूमिनियम की भांति मैथेन देता है। तो बेरिलियम कार्बाइड का हाइब्रिडेशन करने पर हमको क्या मिलता है, मैथेन मिलता है। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, एक बार पीछे देख लेते हैं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। हाँ छूट गया, नहीं हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, CH4 तथा CO2 का मिश्रण क्या कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखो वाटर गैस जो होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को जो है हम वाटर गैस कहते हैं। इसका निर्माण जो होता है उद्योग में फिशर ट्रॉप सिंथेसिस मेथड के द्वारा होता है। मैंने MSc फाइनल ईयर के अंदर जब सेमिनार दिया था तो मैं फिशर ट्रॉप सिंथेसिस पे अपना प्रेजेंटेशन दिया था। फर्स्ट सेमिनार मेरा फिशर ट्रॉप सिंथेसिस पे था। दूसरा, प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो मिश्रण होता है
जो मिश्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। और प्राकृतिक गैस जो होती है हमारे मैथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इनके मिश्रण को हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। अब कोल गैस क्या होती है, कोल गैस जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मैथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो मिश्रण होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर कोल गैस इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से उस यौगिक का चयन कीजिए जिसकी जालक ऊर्जा सबसे उच्च है। अब जालक ऊर्जा जो होती है मेनली दो कारणों पे निर्भर करती है। एक तो निर्भर करती है ऋणायन की त्रिज्या के ऊपर। तो ऋणायन की त्रिज्या, जालक ऊर्जा जो होती है वो ऋणायन की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितनी ज्यादा ऋणायन की त्रिज्या होगी उतनी ही जालक ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ देखिए फ्लोरीन की त्रिज्या सबसे कम होती है, तो जालक ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी होगी, एक नंबर के ऑप्शन की हो जाएगी। क्योंकि जालक ऊर्जा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऋणायन की त्रिज्या मेनली। हालांकि दोनों धनायन के भी होती है लेकिन धनायन ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। धनायन कहाँ कंसिडर किया जाता है, सॉल्वेशन एनर्जी, विलायकन ऊर्जा के मामले में हम वो देखेंगे, जबकि जालक ऊर्जा देखेंगे तो ऋणायन की वो देखेंगे। तो ऋणायन की ऊर्जा के व्युत्क्रमानु होने पाने के कारण जालक ऊर्जा इसकी होगी। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है अधिक समस्थानिक, 3 से अधिक समस्थानिक। तो यहाँ जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये सभी जो हैं 3 से अधिक समस्थानिक अवस्था रखने के कारण इनको हम जो है कहते हैं। तो इसमें डिलीट का ऑप्शन आएगा, यानी आरपीएस ने डिलीट किया और मैं भी इसको डिलीट मार रहा हूं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। उस अणु का चयन कीजिए जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या विषम है, ओड नंबर में। तो मैंने आपको इसके लिए ट्रिक बताई थी कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ओड होगी ना तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संभावना भी विषम होने की। तो O2 में 16 होते हैं, इसका मतलब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विषम नहीं है। B2 में 10 होते हैं तो इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या विषम नहीं है। CO के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर इसके में, लेकिन NO के अंदर देखोगे तो 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या पाई जाएगी कितनी, विषम। तो इसके अंदर 4 नंबर का ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये कथन पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसके अंदर सही है। तो NO+ में 14 इलेक्ट्रॉन, NO में 15। तो 14 में जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है तो बॉन्ड जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। तो यहाँ पे देखो NO- से NO+ ज्यादा ही दिखे, क्योंकि NO+ में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 हो रही है और NO- के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो 16 हो रही है। तो 4 नंबर का ऑप्शन जो है इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा, 4th ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मृदु क्षार का चयन कीजिए कि इनमें से कौन सा मृदु क्षार है। तो साइनाइड जो है इसके अंदर मृदु क्षार उपस्थित है। ये हार्ड HSAB से क्वेश्चन आया है हार्ड, और ये ध्यान रखना चाहे कोई सा भी पेपर उठा के देख लो HSAB से प्रश्न आए हैं। तो हमें हार्ड, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस, हार्ड एसिड, हार्ड बेस, इनके एग्जाम्पल्स को किस तरीके से याद करना है ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि द्रव N2O4 निम्नलिखित यौगिक में से एक अम्ल की तरह व्यवहार करता है। लिक्विड N2O4 जो है एक अम्ल की तरह व्यवहार करता है किसके अंदर, NOCl के अंदर। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है एक बार और, किसके पेपर में, जब हमने एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर का पेपर सोल्व किया था तो उसके अंदर ये प्रश्न जो है पूछा गया था। अगला है समान आकृति वाले अणु हैं। तो देखो XeO4 के अंदर भी 4 बॉन्ड पेयर हैं और एक भी लॉन पेयर नहीं है, और CF4 में भी 4 बॉन्ड पेयर है, एक भी लॉन पेयर नहीं है। तो इन दोनों की आकृति दोनों की चतुष्फल की होगी और दोनों का ये संकरण जो होगा वो sp3 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैल्शियम की जल से अभिक्रिया, निम्नलिखित में जल का व्यवहार क्या होगा। तो जल जो है, जल की अभिक्रिया जब कैल्शियम से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है स्लेक लाइम होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो कैल्शियम का तो खुद का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, लेकिन इसके अंदर जल का व्यवहार क्यों, क्योंकि ऑक्सीकरण जल कर रहा है। तो जल का व्यवहार कैसा होगा, इसके अंदर ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसके अंदर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे अधिक विलयशील है। तो लिथियम ब्रोमाइड जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर फिलहाल RPSC ने LIBr माना है।
LiI में तो क्या होगा कि आयन का आकार ज़्यादा होने के कारण सहसंयोजक गुण बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि अब फ्लोरीन और क्लोरीन में LiF में होना, लेकिन इनके पीछे कुछ एक्सेप्शन है। तो LiBr जो होता है सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होता है। अकॉर्डिंग टू फाजन्स लॉ तो LiF सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आयनिक गुण LiF में है। लेकिन इसका आंसर RPSC ने LiBr माना है। इसको मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। HNO3 एक्ट एज ए बेस इन द फॉलोइंग सॉल्वेंट। HNO3 जो है बेस की तरह व्यवहार करता है कौन से सॉल्वेंट के अंदर? तो आपको पता है नाइट्रेशन रिएक्शन के अंदर HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रोनियम धनायन बनता है, जिसमें HNO3 जो है H+ गेन करता है, H2SO4 देता है। तो HNO3 तो जो है ब्रोंस्टेड बेस की तरह व्यवहार करता है और H2SO4 जो होता है ब्रोंस्टेड एसिड की तरह। तो इसके अंदर ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सिनेबार धातु जो का एक प्रमुख अयस्क है। तो सिनेबार अयस्क जो है मरकरी धातु का जो है अयस्क होता है। इसके अंदर 3 नंबर का ऑप्शन जो है आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि टैल्क निम्नलिखित सिलिकेट एक उदाहरण है। टैल्क जो होता है वो परत सिलिकेट का उदाहरण है। तो इसके अंदर 3 नंबर का ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। टैल्क जो होता है वो देखो चेन, रिंग, सीट, 3 डायमेंशनल सिलिकेट हमने पढ़े हैं। ये सिलिकेट जब हमने पढ़े थे तो परत सिलिकेट का उदाहरण है इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों हम। निम्नलिखित में से कौन डाइनाइट्रोजन के साथ में अभिक्रिया करके, तो देखो लिथियम का जो व्यवहार होता है वो मैग्नीशियम मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल के समान है। बाकी सभी एल्कलाइन मेटल है, क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है? विकर्ण संबंध पाया जाता है, डायगोनल रिलेशन पाया जाता है। तो लिथियम जो होता है वो एल्कलाइन धातुओं की तरह व्यवहार कम और एल्कलाइन अर्थ मेटल की तरह व्यवहार ज्यादा। और एल्कलाइन अर्थ मेटल सभी क्या बनाते हैं? नाइट्राइड। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बन सब ऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो देखो इसमें कार्बन सब ऑक्साइड की स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है दोस्तों। तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, तो ये और ये कार्बन जो होते हैं ये तो +2 में होते हैं, और बीच वाला कार्बन जो होता है वो 0 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। तो इसका आंसर जो है आपका 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा कि दो कार्बन तो +2 में होते हैं, जबकि जो कि दोनों ऑक्सीजन के -2 को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एक कार्बन जो होता है वो 0 ऑक्सीकरण है। बीच वाला जो कार्बन दिख रहा है ना आपको, वो 0 वाले ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर होता है। अगला है निम्नलिखित धातु में से कुछ संकुलों में इंसुलिन, निम्नलिखित धातु के कुछ संकुलों में इंसुलिन की तरह सक्रियता पाई जाती है। ऐसे धातु जिनमें इंसुलिन धातु, तो वेनेडियम का नाम आपने सुना होगा। वेनेडियम एक ऐसी धातु है जिसमें इंसुलिन के समान सक्रियता पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एज ए क्लोरो। आपने कहा पढ़ा है बोरोन के कार्बन में क्लोजो। क्लोजो में होता है BnHn-2 या BnHn+2 होता है। उसके बाद में जो आता है हमारे पास में नीडो BnHn+4। फिर उसके बाद में आता है अपना आर्चनो BnHn+6। फिर हमारे पास में आता है लास्ट में जो आता है वो हाइपो, जिसमें BnHn+8 होता है। तो यहाँ पे क्लोजो पूछा है इसके अंदर, तो इसके अंदर 3 नंबर का ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेतु कार्बोनिल के लिए IR स्पेक्ट्रम में CO तनन आवृत्ति प्रास सेंटीमीटर यूनिट्स में लिखित होती है। तो सेतु कार्बन में IR स्पेक्ट्रम में CO तनन आवृत्ति का प्रास जो होती है वो 1800 से 1900 होती है। कल अपन ने नाइट्रोसिल का पढ़ा था जो उसमें 1700 1750 के करीब होता था। तो कार्बोनाइल की जो स्ट्रेचिंग होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है बजाय कि नाइट्रोसिल की। नाइट्रोसिल की अपन ने 1700 1800 के करीब पढ़ी थी, शायद 1600 1700 के बीच में। कार्बोनाइल की 1800 से 1900 के बीच में स्ट्रेचिंग होती है। कल हमने कंपाउंड के अंदर पढ़ा था जब हमारा फर्स्ट पेपर जब निकल रहा था हमारा। इसमें विल्किंसन उत्प्रेरक के द्वारा हाइड्रोजनीकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा यौगिक उच्चतम दर पर दर्शाता है? तो विल्किंसन उत्प्रेरक जो होता है वो मेनली तो होमोजिनस यानी समांगी उत्प्रेरण में काम आता है। अब इनमें से जो सबसे कम स्थायी होगा उसका हाइड्रोजनीकरण तेजी से होगा। अब साइक्लोहेक्सिन के अंदर क्या होता है? साइक्लोहेक्सिन के अंदर टॉर्शन स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेन की वजह से साइक्लोहेक्सिन जो होती है वो
थोड़ी कम स्टेबल होती है, तो इसका जो उत्प्रेरीकरण हाइड्रोजनीकरण जो होता है वो आसानी से हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोपीन के दो अणुओं के मध्य विनिमय से संभावित उत्पाद कौन सा होगा? तो वो मिथेनेसिस बोलते हैं। ये जो मध्य विनिमय को मिथेसिस बोलते हैं। तो जब हमारे प्रोपीन का मिथेसिस होगा तो एथिलीन, प्रोपीन, 2-ब्यूटीन, ये सभी उत्पाद हमको मिथेसिस से प्राप्त होते हैं। ये रिएक्शंस है जो 11वीं क्लास की बुक में हमारे पास में दी हुई है। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रिनो के लिए भार और आवेश का संग। तो ना तो इसके ऊपर भार इसका 0 होता है और आवेश भी जो होता है इसके ऊपर 0 होता है। तो इसका आंसर जो है 4 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर। अगले क्वेश्चन के होते हैं एक बहुलक के 3 अणुओं के मोलर द्रव्यमान 100, 1000 और 10,000 है। इनके लिए संख्या औसत अणुभार का। तो अब क्या करोगे? 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 बटे 3, क्योंकि संख्या पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला हमारे पास में आपको पता हो तो ये होता है Ni प्लस अपॉन Mi प्लस अपॉन Ni। तो और यदि हम भार अणुभार की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है Ni Mi² अपॉन n होता है। तो आपको और इसका पता है पोली डिस्पर्सन इंडेक्स भी होता है, जिसका फॉर्मूला होता है कि Mw अपॉन Mn PDI। और जब सभी जो हमारे नेचुरल बहुलक है उनमें PDI का मान हमेशा 1 होता है, और जो आर्टिफिशियल बहुलक होते हैं उनके लिए PDI का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। पॉलीडिस्पर्सन, ये इससे कई बार नेट में क्वेश्चन पूछा जा सका है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। ये सिस्प्लेटिना है, और आपको मैं बता दूं सिस्प्लेटिना जो होती है वो कैंसर के इलाज के लिए भी काम है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके अंदर हमको सिमेट्री एलिमेंट, ये ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन आया है। ग्रुप थ्योरी से इस पेपर में अंदर 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो PtNH3 का होल 4 Cl2+2, इसके अंदर देखो E तो सब में है, मतलब सब में सिमेट्री एलिमेंट है। अब इसके अंदर C2 एक्सिस प्रेजेंट होता है। यदि हम बात करें PtNH3Cl2, इसकी जो शेप होती है वो हमारी कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। और एक्ट्राहेड्रल होने की वजह से इसके अंदर कौन सा पॉइंट ग्रुप पाया जाता है? और इसमें XZ और YZ 2 सिग्मा प्लेन पाए जाते हैं। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा E। C2 2 एक्सिस पाई जाती हैं और 2 सिग्मा। सिस्प्लेटिना का बहुत जिक्र कई बार क्वेश्चनों में किया जाता है, क्योंकि ये कैंसर के लिए काम में आई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि स्थिर त्रुटि की श्रेणी में नहीं आती? मतलब जिस त्रुटि को स्थिर नहीं कर सकते। तो अनियमित से होने वाली त्रुटियां जो होती है वो अस्थिर में नहीं आती है, बल्कि सक्रियात्मक वाला ऑपरेशन, रिएजेंट और अनुपातिक जो त्रुटियां होती है वो कैसी होती है? स्थिर त्रुटियां होती है। ये अस्थिर त्रुटि होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की और 54 की तरफ। ये जो है स्टैटिक्स क्वेश्चन आए हमारे पास में। एक छोटे नमूने के n प्रेक्षणों के लिए मानक विचलन का सूत्र क्या होगा? तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो है xy माइनस x का स्क्वायर n-1 का होल। ये क्वेश्चन अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर के अंदर ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। तो स्टैटिक्स में अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? सार्थक नंबर। तो देखो जो यदि दशमलव के बाद में 0 आती है उसको भी हम सार्थक अंक में कंसीडर करते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर 5 सार्थक अंक होंगे। यदि दशमलव से पहले 0 आती तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, ये जो है आपका घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी माइक्रोवेव से क्वेश्चन आया है कि द रोटेशनल कांस्टेंट बी फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो रोटेशनल कांस्टेंट होता है उसका मान होता है H/8π²IC। इसका ऑप्शन, तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन जो है इसका सही होगा। तो आप इसमें अंदर माइक्रोवेव के अंदर रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं H/8π²IC सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन NMR से आया है। नाइट्रोजन का न्यूक्लियर स्पिन जो है 1 है, नाभिकीय चक्रण का मान कितना है n। तो इसमें कितनी NMR स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होंगे? तो इसका एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है 2Ni + 1 करके एक फॉर्मूला होता है। नाभिकीय इसके अंदर रेखाएं निकालने का फॉर्मूला होता है 2Ni + 1। और यहाँ पे n का मान जो होगा वो 1 होगा, i का मान दे रखा है इन्होंने कितना 1।
तो 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 कितने हो गए 3। तो टोटल नाइट्रोजन में हमें कितनी रेखाएं प्राप्त होंगी 3 रेखाएं प्राप्त होंगी हमें। अगला क्वेश्चन है विचरण यानी वेरिएशन विधि और पेरिवेटेशन विधि अपन ने कल पढ़ी थी। इक्विवेटेशन लॉ में दो विधियां होती है, एक विचरण विधि होती है और एक पेरिवेटेशन विधि होती है। दोनों का ही जो है ऊर्जा फलीकृत करने के काम में आता है। इसके द्वारा हाइड्रोजन परमाणु की आद्य ऊर्जा स्तर काम करेंगे। तो ये बोर ने भी यही ऊर्जा का सूत्र निकाला था, E बराबर -2π² Me4/h²। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन जो है इसका सही होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने दिया हुआ है कि कुल कोणीय संवेग मतलब जे का मान जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, धनात्मक हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक बिल्कुल हो सकता है, अनुमानित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कभी ऋणात्मक। जे का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये ऋणात्मक नहीं हो सकता। धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, टर्म सिंबल निकाला है। टर्म सिंबल L का मान 1 और S का मान 1। यदि एक ही दिशा में होते हैं तो L और S जुड़ जाते हैं और अलग अलग दिशा में होते हैं तो L और S के मान घट जाते हैं। तो आपको पता है इसका मान निकालने का हमारे पास फॉर्मूला भी होता है। टर्म सिंबल निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, L 2S + 1 L + S और L - S, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 2S + 1 से जब निकालेंगे तो वैल्यू L का मान कितना रख देंगे हम 1। तो 2 × 1 + 1 कितने हो गए 3। तो 3 L का मान L का मान यदि 1 दे रखा तो उसके लिए कौन सा ऑर्बिटल होता है P, 3p, और ये एक ही दिशा में तो जुड़ जाएंगे तो L + S। तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन जो है इसका अंदर, क्योंकि एक ही दिशा में होते हैं। तो अभी क्वेश्चन भी आया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर कि जब आधे से ज़्यादा भरे कक्षक भरे होते हैं तो हम क्या करते हैं L + S, और आधे से कम होते हैं तो हम क्या करते हैं L - S। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे बार बार पेपर्स के अंदर आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीलियम की आद्यावस्था के लिए टर्म सिंबल क्या होता है? तो चाहिए वो P6 हो, S2 हो, D10 हो, F14 हो, इनके लिए हमेशा ध्यान रखना टर्म सिंबल की वैल्यू जो होगी हमेशा कितनी आएगी 1s0 आएगी हमेशा, क्योंकि L का मान कितना हो जाएगा इसके अंदर 0, और L का मान जब 0 होता है तो कौन सा ऑर्बिटल होता है S। S अवस्थाएं कब सबसे ज्यादा स्थायी होंगी? जब L के मान उच्चतम होंगे, S के मान हमेशा स्थायी होंगे। तो L के मान उच्चतम होने से S के मान जो होते हैं वो सबसे स्थायी होते हैं। ये क्वेश्चन जो है हक्कल सन्निकटन के लिए एथिलीन निकाय के लिए E क्या होगा? तो एथिलीन के लिए 2 परमाणु होते हैं, 2 सिग्मा और 2 पाई होते हैं इसके अंदर, तो 2α और 2β इसके अंदर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फर्मी डिराक सांख्यिकी लागू किस पे होती है? तो फर्मियोन्स आपने पढ़े होंगे, तो फर्मियोन्स के लिए लागू होती है। फर्मी डिराक सांख्यिकी जो होती है वो फर्मियोन्स के लिए लागू होती है। अगला क्वेश्चन है, डिबोई सिद्धांत के अनुसार ऊष्माधारिता काई का मान जो होता है वो तापक्रम के घन के समानुपाती होता है। तापमान के घन के समानुपाती, मतलब काई = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T⁻3। तो इसके अंदर 3 नंबर का ऑप्शन जो है हो जाएगा। वर्गमूल नहीं होंगे, घन के समानुपाती होती है। अगला, एक परमाणु या आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा, एक परमाणु या आंतरिक गैस की आंतरिक ऊर्जा का मान 3/2 RT होती है। यदि एंथैल्पी की बात करें एक परमाणु के लिए तो वो 5/2 मतलब 5/2 RT होती है। तो इसका फर्स्ट नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक रमन बैंड ने केवल इसकी तरंग संख्या शिफ्ट एवं तीव्रता से पहचानी जाती है, बल्कि वह निम्नलिखित में से पहचानी जाती है। तो रमन बैंड की जो पहचान की जाती है वो उसके पोलराइजेशन, क्योंकि पोलरिटी होगी तो उसमें रमन होगा। बैंड की जो हाफ बैंड विड्थ होती है उससे मालूम किया जाता है, और साइड से। तो ये चारों ही ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही होंगे, तो चारों ऑप्शन बिल्कुल से टिक कर देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारी परमाणुओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युग्मन स्कीम कौन सी है? तो भारी परमाणुओं के लिए सबसे युग्मन होती है जे युग्मन, जे कपलिंग जो होती है। हम कपलिंग पढ़ते हैं तो जे युग्मन जो होगा सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक दृढ़ रोटेटर घूर्णन में मतलब रिजिड बाई एटॉमिक परमाणु के अंदर
समान अंतराल रेखाएं हैं जिनके बीच का अंतराल हमेशा 2b होता है। माइक्रोवेव से क्वेश्चन आया है ये, तो दो रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है वो 2b होती है हमारे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्राइगोनी सॉलिड से क्वेश्चन आया है। त्रिअंताक्ष या ट्राइक्लिनिक के अंदर जो सिस्टम होता है वो आपको पता है अल्फा बीटा गामा, वो भी 90 डिग्री होता है। और ए बी सी ये 6 पैरामीटर्स होते हैं किसी भी यूनिट सेल को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ए बी सी तीनों अनइक्वल होती है और अल्फा बीटा गामा तीनों अनइक्वल होती है और दे आर नॉट इक्वल टू द 90 डिग्री। तो 17 के अंदर जो ऑप्शन होगा हमारा 3rd नंबर का ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है इन एक आवर्ती दोलक में के का मान। तो के का मान निकालने के क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये जो के बराबर पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर m1 प्लस mn m1 इंटू m2 इज अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका रिड्यूस मास भी m1 अपॉन m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 जो आपका रिड्यूस मास भी कहलाता है। तो ये जो 4 नंबर का ऑप्शन है 4 पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसका ऑप्शन जो है 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये मोलर विभाजन फलन Z और एंट्रोपी S में क्या संबंध है। तो देखिए ये संबंध मैं आपको याद करवा देता हूं। एस टी बराबर के टी डेल एल एन जेड अपॉन डेल टी की पावर V। ये ध्यान रखना ऊपर और नीचे वाले में यही थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पावर टी कर रखी है और नीचे वाले में V कर रखी है, के एल एन जेड। तो ये ऑप्शन जो है इसका 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। H प्लस आयनों की वह सांद्रता जिस पर कोलाइड कणों पर कोई आवेश नहीं होता है वो क्या कहलाता है, समविभव बिंदु। ना तो ये इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ जाते हैं ना ये कैथोड की तरफ जाते हैं, उस बिंदु को हम समविभव बिंदु या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिमेट्री एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल प्लेनर, तो 3 तो इसके अंदर क्या होंगे, C3 होंगे, 3 ही इसके अंदर होंगे और E तो है ही है। तो इसके अंदर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 3 C3 एक्सिस प्रेजेंट है और 3 सिग्मा प्लेन प्रेजेंट है। इसके वी का मतलब प्लेन। और लास्ट क्वेश्चन है समविभाजन नियम के अनुसार मैथेन अणु की ऊर्जा माध्य ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो समविभाजन ऊर्जा के अनुसार जो है हम 4 हाइड्रोजन होते हैं CH4 में, तो 3RT 3 और जो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 4 इंटू 3 कितने हो गए 12। तो इसके 12 RT मोल जो है इसके अंदर जो है इसके समविभाजन अनुकरण। तो ये दोस्तों इसका पेपर था। अब सामान्य ज्ञान का पेपर हम बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।